हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्वर के बारे में डिस्कस किया था और वर्णमाला के बारे में डिस्कस किया था। अगर किसी भी बच्चों को स्वर में और स्वर के उच्चारण में से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वर्णों के बारे में, तो आप जाके मेरी लास्ट वीडियो में विजिट कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्ण और वर्णमाला के बारे में बताया था। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, वर्णों की जो संख्या होती है वो आपकी 52 होती है। ठीक है, जिसमें आपके स्वर जो होते हैं वो आपके 11 होते हैं। 11 प्लस 2 होते हैं, जिसमें 2 जो होते हैं, जो 11 यानी 11 जो होते हैं वो आपके मेन स्वर होते हैं, और जो 2 होते हैं वो आपका एक तो अनुस्वार होता है, जैसे अम जो होता है वो अनुस्वार होता है, और आहा जो होता है वो आपका विसर्ग होता है। ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। अब हम आज बात करेंगे व्यंजन के बारे में कि व्यंजन क्या होता है। तो हम लोगों ने चार्ट में देखा होगा, आपके जो वर्णों का चार्ट होता है, जो ये दिखाई दे रहा है आपका हिंदी वर्णमाला के चार्ट में, ये आपको दिखाई देता होगा कि क से लेकर ज्ञ तक। ठीक है। ये जो आपके होते हैं क से लेकर ज्ञ तक होते हैं, ये वर्णों में इनको व्यंजन के रूप में व्यंजन बोला जाता है। वर्णमाला में इसे व्यंजन बोला जाता है। तो क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। ये सारे आपके क्या है? व्यंजन है। तो हम व्यंजनों का उच्चारण कैसे करते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन को व्याकरण में कितने इसको भागों में वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है, उनको इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्यंजन, जिनको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोला जाता है। ठीक है। बच्चे, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपको वर्णों का उच्चारण सही से नहीं आता। ठीक है ना। तो फिर आप जो है अच्छे से जब शब्द आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो वर्णों का उच्चारण आपको बहुत ध्यान से देखना है कि किस वर्ण को क्या बोला जाता है और व्यंजन कैसे बनते हैं। ठीक है। तो व्यंजन जो होते हैं, कॉन्सोनेंट होता है, वो उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना किया ही नहीं जा सकता। ठीक है। जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पे कि जो स्वर जो होते हैं उनको किसी उच्चारण के लिए किसी की भी जरूरत नहीं होती, वो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। लेकिन व्यंजन में ऐसा नहीं होता। व्यंजन में अगर आपको व्यंजनों का उच्चारण करना है तो आपको स्वरों की सहायता लेनी होगी। हिंदी व्याकरण के अनुसार से जो आपके इसके इनको मुख्य विशेषताएं, वर्गीकरण नीचे जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब व्यंजन की परिभाषा, जैसे मैंने आपको बताया कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट आती है, जैसे हम क बोल रहे हैं, ख, ग, घ, तो इनको बोलने में हमको थोड़ी सी जो है, हम उच्चारण में, उनके उच्चारण में हमारे मुख से वाली निकलने वाली ध्वनि में थोड़ी सी रुकावट आ रही है। ठीक है। अब हम इनको बिना स्वर के हेल्प के बोल ही नहीं सकते। अब कैसे नहीं बोल सकते, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। जैसे मान लो आपने क बोला। ठीक है। क बोला, तो क जो व्यंजन, अगर हम व्यंजन की बात करेंगे तो क को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। ये क व्यंजन है, यहाँ हल का यूज किया जा रहा है। ठीक है। अब हम इसमें स्वर की सहायता ले लेते हैं। स्वर क्या है, हम मालूम अस्वर की सहायता ले लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका क। ठीक है। उसी तरीके से मान लो मैं क का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, क हल। व्यंजन हमेशा इसी तरीके से लिखा जाता है, अगर विदाउट स्वर की हेल्प की। मैं क्या कह रही हूँ, बिना स्वर की हेल्प की। अब इसमें हमने आ स्वर ले लिया, आ स्वर ले लिया। ओके। तो ये क्या हो जाएगा, का। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम क में क हल प्लस हम ई, छोटा ई ले लेते हैं, तो इसका जो आपका क्या हो जाएगा, की। क्या हो जाएगा, की। ठीक है। तो हम लोगों ने बचपन में 12 खड़ी हम लोग आपने पढ़ा होगा, आप लोग के पास होगी एक चार्ट, 12 खड़ी की, क, का, की, कू, के, कै, को, कौ, कम, कहा। ठीक है। तो इसमें सारा जो है, ये इस तरीके से जो 12 खड़ी जो रहती है, उसमें सारे में जो है आपका, आपने को दिखा होगा, स्वर की सहायता से ही व्यंजन के रूपों को लिखा गया। ठीक है। व्यंजन को लिखा गया। तो बिना हेल्प के हम, स्वर के बिना हेल्प के हम व्यंजन को नहीं बोल सकते। ठीक है। हमको स्वर की मदद लेनी होगी, चाहे किसी भी स्वर की। अगर आप का लिखना चाह रहे हो तो उसमें आ स्वर आ रहा है, की लिखना चाह रहे हो तो उसमें बड़ा ई आ रहा है, कू लिखना सोच कू ऐसा लिखना चाह रहे हो तो छोटा ऊ आ रहा है, बड़ा कू ऐसा लिखना चाह रहे हो या बोलना चाह रहे हो तो बड़ा कू आ रहा है। तो बिना स्वर की हेल्प से हम कोई भी जो है व्यंजन है उसका उच्चारण नहीं कर सकते। ठीक है। उसका उच्चारण नहीं कर सकते। तो ये है आपका व्यंजन।
अब व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। व्यंजन जो होते हैं वो टोटल होते हैं आपके 39। कुल संख्या कितनी होती है? 39 होती है, 39 होती है। लेकिन जो 33 जो होते हैं वो आपके मुख्य व्यंजन होते हैं, ठीक है। 33 जो होते हैं वो आपके मुख्य व्यंजन होते हैं। अब इन व्यंजनों को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला जो होता है वो आपका स्पर्श व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है वो 25 होती है, 25 होती है, जिनको भी आपको 5 वर्ग में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू आपके जो बोलने कहाँ से आपका जो आवाज आ रही है, ठीक है, कहाँ से आपकी ध्वनि आ रही है, उसी के बेसिस पे इसको 5 वर्ग में बांटा गया है। ये जो 5 वर्ग है वो आपके क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, ये 5 वर्ग में आपके 25 व्यंजनों को बांटा गया है। तो सबसे पहले हम क वर्ग की बात करते हैं। तो क वर्ग में जो आपके आने वाले व्यंजन है वो है आपका क, ख, ग, घ, अंगा। अब देखो, आप मेरे साथ बोलेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जब आप बोल रहे हैं तो आप देख रहे होंगे हम क बोल रहे हैं तो लास्ट में आपको की ध्वनि सुनाई दे रही है, और क्या है आपका? एक स्वर है, ठीक है। तो ये जो आपके जो क वर्ग में जो आपके व्यंजन आ रहे हैं जिसको हम कंठ से बोल रहे हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, तो इसमें जो हम बोल रहे हैं तो वो कहाँ से ध्वनि निकल रही है? कंठ से ध्वनि निकल रही है, ठीक है। तो इसको क वर्ग में ये आपके 5 जो आपके व्यंजन आते हैं, ठीक है। अब हम च वर्ग में देखें तो च वर्ग में भी 5 व्यंजन आते हैं। च, छ, ज, झ, त्र, सॉरी इया, ठीक है। च, छ, ज, झ, इया। और ये जो आपके जो ध्वनि आ रही है वो आपको कहाँ से आ रही है? तालु से आ रही है। कहाँ से आ रही है? तालु से। जब आप बोल रहे हैं तो ये आपके तालु से निकल रही है। च, छ, ज, झ, इया। साथ साथ में आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी उस चीज को पहचानने में। तो ये जो निकलने वाली जो ध्वनि है वो तालु से निकल रही है। कौन से वर्ग की ध्वनि है? चा वर्ग की ध्वनि है। अब हम ट वर्ग की ध्वनि देखें तो ट, ठ, ड, ढ, अण। ये 5 वर्ग जो होते हैं ये मूर्धा से निकलने वाली ध्वनि है। कहाँ से निकलने वाली है? मूर्धा से निकलने वाली ध्वनि है। त वर्ग में आपके जो व्यंजन आते हैं त, थ, द, ध, न। अब आप ये देखोगे हम ये दांतों की हेल्प से बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? दांतों की हेल्प से। त, थ, द, ध, न। बेटा मेरे साथ आप लोग बोलेंगे तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। ये भी आपके 5 व्यंजन आते हैं जो आपके त वर्ग में आते हैं, जो कि दांतों से बोली जा रही है। अब नेक्स्ट जो है वो आपका है प वर्ग। जो प वर्ग है उसमें आएगा आपका प, फ, ब, भ, म। ये आपकी कहाँ से बोली जा रही है? होठों से बोली जा रही है। कहाँ से बोली जा रही है? होठों से बोली जा रही है। ये आपकी होठों से बोलने वाली ध्वनि है, ठीक है। तो ये आपके कितने हैं? 5 है। प, फ, ब, भ, म। तो इस तरीके से स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्ग में बांटा गया है। क वर्ग से लेकर आपके क वर्ग से आपके प वर्ग तक, ठीक है। तो ये आपकी ध्वनि के हिसाब से है कि आपकी ध्वनि कहाँ से निकल रही है, उसी बेसिस पे ये जो है आपके 5 वर्ग में इसको बांटा गया है, ठीक है। वर्णों को, आपके व्यंजनों को 5 वर्ग में बांटा गया है। ये है आपका स्पर्श व्यंजन जिसकी संख्या होती है आपकी 25। नेक्स्ट है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो आपकी संख्या में 4 होते हैं। संख्या में 4 होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? य, र, ल, व। ये कौन से व्यंजन है? ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। आपके क्वेश्चंस में आते हैं कि अंतस्थ व्यंजन वाले अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए य, र, ल, व। दिस इज अ अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में 4 व्यंजन आते हैं, श, स, स, ह, ठीक है। ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। तो इस तरीके से ये आपके व्यंजन है जिनको डिवाइड किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके अन्य भी प्रकार हैं, ठीक है। इसके अन्य प्रकार है जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। अब संयुक्त व्यंजन क्या है? जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, ठीक है, जिनको बनाने में आपके दो व्यंजन होते हैं। तो दो व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जैसे सपोज
छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये जो व्यंजन होते हैं वो आपके कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड के बच्चे ये पढ़े हैं, क्लास फर्स्ट में ही ये आ जाते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। ये जो व्यंजन होते हैं ये आपके दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। ठीक है, दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। जब दो अलग अलग व्यंजन मिलकर एक नया रूप बनाते हैं। ठीक है, जब दो अलग अलग व्यंजन मिलकर एक नया रूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक नया रूप बनाते हैं। इस उसको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब संयुक्त टाइप से जुड़ा हुआ। इसे आप याद रख सकते हो कि इसमें दो व्यंजनों के मेल से बनने वाला जो व्यंजन होता है उसको संयुक्त व्यंजन आता है, जिसमें छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये चार व्यंजन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम छ व्यंजन के बारे में बात कर लेते हैं कि छ जो होता है वो कौन से दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ होता है। तो छ जो होता है वो क, हल, क, हल, ये हल तो लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, और स, ये दो व्यंजनों से मिलकर आपका छ बनता है। जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, क्षमा, कक्षा। ये किसके एग्जाम्पल हुए? छ के एग्जाम्पल हुए, जो किससे बना हुआ है? क और श से मिलकर बना हुआ है, जिससे छ बनता है। इसके एग्जाम्पल है क्षमा, कक्षा। दूसरा है आपका संयुक्त व्यंजन त्र। जो त्र जो होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? वो बनता है त, हल प्लस र। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है जैसे पत्र हो गए। ठीक है, और त्रिशूल हो गया। ये इसके एग्जाम्पल है, किसके हैं? त्र के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्यंजन है वो है आपका ज्ञ। ज्ञ जो है वो एक व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। ज्ञ जो है वो एक संयुक्त व्यंजन है, तो दो व्यंजन से मिलकर बना हुआ है, जैसे ज, हल प्लस इया। ठीक है, ये जो व्यंजन होते हैं इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे ज्ञान, जैसे यज्ञ। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है? ज्ञ के। और ये किससे मिलके बना हुआ है? ज, हल और इया से मिलके बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है वो है, मैं इधर लिख लेती हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे, स्र। स्र जो होता है वो किससे मिलके बना हुआ है? स, हल प्लस र। ये दो व्यंजनों से मिलके बना हुआ है। इसके एग्जाम्पल हम श्री राम, आप लिखते हैं ना, श्री राम। तो ये जो है ये आपके स, हल और र से मिलकर बनने वाला जो व्यंजन है वो आपका स्र है। एग्जाम में आपके इस तरीके से आ सकता है कि स्र कौन से दो व्यंजनों से मिलकर बना है और उसके एग्जाम्पल लिखो। तो ये आप इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। संयुक्त व्यंजन हमेशा दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए होते हैं, और ये चार होते हैं संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ, स्र। और इसके जो आपके मैंने बता दिया कि ये कौन कौन से व्यंजनों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे द्वित व्यंजन के बारे में कि द्वित व्यंजन क्या होता है। ठीक है, अब ये भी आपके क्लास फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों को के पेपर में आता है, और ये उनके सिलेबस में है। ठीक है, तो द्वित व्यंजन क्या होता है? जब एक ही व्यंजन दो बार आए, जब एक ही व्यंजन दो बार आता है तो उसको बोला जाता है द्वित व्यंजन। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, द्वित, द्वित मतलब दो बार आना। ठीक है, तो जब एक ही व्यंजन दो बार आता है तो उसको द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे कच्चा, अब यहाँ देखोगे आधा चा और पूरा चा। ठीक है, तो ये आप क्या? कच्चा। पक्का, ये देख सकते हो आप, प और प है एक व्यंजन, और ये आपका दो व्यंजन क और का पूरा आ रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है आपका पहला जो होता है वो स्वर रहित होता है, और दूसरा जो व्यंजन होता है वो स्वर सहित होता है। ठीक है, जो पहला व्यंजन है वो स्वर रहित होता है, दूसरा जो होता है वो स्वर सहित होता है। दिस इज कॉल्ड द्वित व्यंजन। अब द्वित व्यंजन के कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि च और चा। ठीक है, तो इसके व्यंजन, इसका एग्जांपल है जैसे कच्चा, पक्का, कच्चा और बच्चा। ठीक है, ये ब है। ठीक है, बच्चा। एक सेकेंड, कच्चा और बच्चा, ये आपका द्वित एग्जाम्पल, द्वित व्यंजन का एग्जाम्पल है च, चा का। ठीक है, उसी तरीके से त,
त, इसका क्या हो जाएगा? पत्ता, कुत्ता। अब देखेंगे यहाँ पे दो बार व्यंजन आ रहे हैं, त और ता, ठीक है। वैसे ही अब ल, ल, इसका क्या हो जाएगा? बिल्ली और दिल्ली। नेक्स्ट है प और प, इसका हो जाएगा चप्पल और ठप्पा। तो द्वित व्यंजन आपके बनाने के इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि द्वित व्यंजन आपको ये दे दिया जाएगा, दो व्यंजन दे दिया जाएगा, द्वित व्यंजन दे दिया जाएगा, आपको उससे शब्द बनाने होंगे, ठीक है। तो इसमें एक ही व्यंजन जब दो बार आता है तो उसको द्वित व्यंजन कहते हैं। और ये मैंने आपको कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। जैसे क और क का भी हो सकता है, तो ये आप पक्का, कच्चा, ये कच्चा तो मैंने लिख दिया है, पक्का। और इस तरीके से आप और भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इस वर्ड को लेके आप और भी बना सकते हो। तो ये आपके द्वित व्यंजन के एग्जाम्पल हुए जो मैंने आपको बताया, जिसमें व्यंजन एक ही व्यंजन, यहाँ पे अलग अलग व्यंजन नहीं है, देखो यहाँ पे सारे एक ही व्यंजन यूज हो रहे हैं, ठीक है। वो दो बार आते हैं तो उसको बोला जाता है द्वित व्यंजन। कौन सा व्यंजन बोलते हैं? द्वित व्यंजन। यहाँ पे आप देखेंगे दो, जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं उसमें सारे में ही एक ही व्यंजन दो बार है। जैसे च, यहाँ पे भी दो च यूज हो रहा है, त, ल, प, क, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे दो बार आपका यूज हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो देखते हैं वो है अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। अब अल्पप्राण और महाप्राण क्या होता है? जब उच्चारण में निकलने वाली ये वायु के आधार पर निर्भर होती है, ठीक है। अल्पप्राण और महाप्राण जो होता है वो वायु की कितनी मात्रा निकल रही है जब हम उच्चारण कर रहे हैं। जब हम उच्चारण करते हैं तो आप अपनी हाथ आगे रख के देख सकते हैं कि आपकी जो उच्चारण के समय पे जो वायु है वो कम निकल रही है या ज्यादा निकल रही है, ठीक है। जब हम कम वायु निकलती है उच्चारण के समय पे, वायु अगर कम निकलती है, कम वायु जब निकलती है उच्चारण के समय पे, तो उसको बोला जाता है अल्प प्राण। उसको बोला जाता है अल्प प्राण, ठीक है। इसमें हर वर्ग का 1, 3, 5 भाग होता है। जैसे हमने वर्ग पढ़ा ना, क वर्ग, क वर्ग में पढ़ा था आपने बोले ने कि क वर्ग में कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, अंगा, ये 5 आपके व्यंजन आते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर अल्प प्राण अगर हमको ढूंढना है, जिसमें कम जब हम उच्चारण करने पर हमारी निकलने वाली जो वायु की मात्रा वो कम है, तो उसमें आपको ये जो क, जो अल्प प्राण जो होगा वो होगा क, ग और अंगा। ये जो है आपके अल्प प्राण होंगे। कौन से होंगे? अल्प प्राण, क्योंकि इनको बोलने में, इनके उच्चारण करने के समय हम जो वायु की जो मात्रा है वो कम है, ठीक है। तो इसलिए इसको अल्प प्राण कहते हैं। इसको हम इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं, 1, 3, 5 जितने भी वर्ग हैं, ठीक है ना, क वर्ग, च वर्ग, ठीक है, जो हमने पढ़ा है क वर्ग, च वर्ग, तो उनमें जितने भी 5 वर्ग हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है, ये जो आपको मैं दिखा देती हूँ, क वर्ग, च वर्ग, ट, त, प, इन जितने भी हमने जो वर्ग पढ़े हैं उसमें जो 1, 3, 5 होगा वो आपका अल्प अल्प प्राण होगा। जैसे क, ग, अंगा, वैसी च, ज, ञ, ट, ड, ड़ा, ये जो होंगे ये आपके अल्प प्राण वाले, जिसमें जिसके उच्चारण में हमको कम वायु की जरूरत पड़ रही है या कम वायु निकल रही है, तो वो आपके अल्प प्राण होंगे। तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं किसी भी वर्ग का 1, 3, 5 वर्ण जो होगा, यानी जो विषम जो संख्या वाले जो वर्ण होंगे वो आपके अल्प प्राण में होंगे, ठीक है। वैसे ही महाप्राण, महाप्राण क्या है? जस्ट अपोजिट है इसका। महाप्राण में जो होगा वो आपका जो वायु है, जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो जो निकलने वाली जो वायु है उसकी जो मात्रा होगी वो अधिक होगी। क्या होगी? अधिक होगी। अब इसका भी ट्रिक है, आप अगर किसी भी वर्ग की बात करें, हम क वर्ग का एग्जांपल देख रहे हैं, तो क वर्ग में जो महाप्राण होगा वो आपका क्या होगा? ख और घ,
ख और घ जो होगा ये आपका महाप्राण होगा, क्योंकि इनके उच्चारण में जो निकलने वाली वायु है उसकी मात्रा अधिक है। तो इसको हम याद कर सकते हैं 2 और 4 सम। ठीक है, यानी जो वर्ग है उसमें जो दूसरे और चौथे नंबर पे जो आने वाले वर्ण होंगे वो आपके क्या होंगे, महाप्राण होंगे। तो इस तरीके से आप अल्पप्राण और महाप्राण भी जो है इस ट्रिक से 1 3 5 एंड 2 4 इसकी हेल्प से जो है आप वर्ण बता सकते हैं कि कौन से जो वर्ण है वो अल्पप्राण वाले हैं, और जो कौन से जो वर्ण है वो आपके महाप्राण वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी तरीका है, आप जो है किसी को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, आसान तरीका है कि हम बता सकते हैं कि कौन सा जो आपका वर्ण है वो महाप्राण है और कौन सा अल्पप्राण है। तो ये यहाँ पे हो गया आपका व्यंजन फिनिश। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको व्यंजन के वर्गीकरण के बता दिया, द्वित व्यंजन व्यंजन के बारे में बताया, अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में बताया, वर्णों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्ग में मैंने वो बताया। क से आपका क वर्ग से प वर्ग तक है, जिसको आपसे हेल्प हो जाएगी आपको पढ़ने में। ठीक है, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ कि आम में आप जल्दी से बताएंगे आम में कौन सा स्वर है। दूसरा, कमल स्वर में शुरू होता है व्यंजन से, कमल जो स्वर है इससे शुरू होता है या व्यंजन से, जल्दी जल्दी से आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इमली में जो पहला वर्ण है वो क्या है, तो ये जल्दी से आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में और मुझे बताएंगे। ठीक है, अब हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि हमने जो है क्या क्या पढ़ा है। जो वर्ण है इसके लिए आपको मेरी प्रीवियस क्लास आपको देखनी होगी। ठीक है, वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। जितनी वर्णों के बारे में आप समझेंगे, स्टॉप। जो वर्ण होती है वो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है, आधारभूत इकाई होती है। ठीक है, जितना ज्यादा आपको वर्ण को, जितनी अच्छी आपको समझ होगी या जितने अच्छे से आप उसका उच्चारण कर पाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी भाषा होगी। ठीक है, क्योंकि ये भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण होती है। वर्णमाला जो मैंने आपको बताया, जब सभी वर्णों का जब एक क्रमबद्ध तरीके से अरेंज किया जाता है, क्रमबद्ध तरीके से एक सीरीज से अरेंज किया जाता है, तो उसको वर्णमाला बोला जाता है। ठीक है, आप कभी भी इधर नहीं पढ़ सकते, ग के बाद ग नहीं आता। एक एक सीरीज होती है, क्रमबद्ध तरीका होता है उसको वर्णों को रखने का, तो उसी को ही वर्णमाला कहा जाता है। स्वर, स्वर जो होता है जिसको बिना रुकावट के आप उच्चारण कर सकते हो, उसमें किसी भी तरीके का किसी की हेल्प नहीं लेनी होती। ठीक है, ये बिना रुकावट उच्चारण करने वाले वर्ण होते हैं, उनको स्वर बोला जाता है, जिसकी संख्या 11 होती है। और दो जो होते हैं वो आपका एक विसर्ग होता है और दूसरा अंतस्थ अनुस्वार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन जो होता है वो स्वर की सहायता से ही बोली जाती है। इसकी टोटल संख्या 39 होती है, लेकिन आपका जो मुख्य रूप से जो व्यंजन होता है वो आपका होता है 33। ठीक है, जिसको वर्गीकरण मैंने अभी आज की क्लास में आपको बता दिया है कि इस व्यंजन को भी कुछ भागों में व्याकरण के हिसाब से वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो ये आपके क्लास का क्विक रिवीजन हो गया। आप आसानी से अब इस की हेल्प से आप स्वर और व्यंजन का उच्चारण कर सकते हैं और आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।